आज प्रोजेक्टाइल्स का थर्ड लेक्चर हम लेंगे। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्टाइल्स किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो किस्म के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टडी किया और हमने उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो इक्वेशन डिराइव की। आज हम उसी उसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए थर्ड लेक्चर ले रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्टाइल के साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स है, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, वो तीन चीजें डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो पहला केस जो है, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हम डिस्कस करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा हम हॉरिजॉन्टल रेंज को डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को डिफाइन करेंगे। और तीसरा हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर थर्ड। तो आप जानते हो कि हमने जो इससे पहले के लेक्चर्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दिए थे, जो अपलोड हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखे तो वो पहले उन्हीं लेक्चर्स को देखेंगे। हमने देखा था दैट हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो कुछ ऐसे होता है कि हम एक प्रोजेक्टाइल लेते हैं और उस प्रोजेक्टाइल को हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम उस प्रोजेक्टाइल को कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं, उसको हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और उसके बाद वो एक फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ठीक, वी सपोज दैट हमने जिस हाइट से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया वो हाइट हम h मान के चलेंगे कि हमने अपना हाथ ग्राउंड से हम h हाइट पे अपना हाथ ले रहे हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है जो हम इस प्रोजेक्टाइल को दे रहे हैं अलोंग x एक्सिस। और कितनी हाइट से? हम h हाइट पे ग्राउंड से है, ग्राउंड से अब h हाइट पे है, वहीं से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और उसके बाद उसने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक पाथ को फॉलो किया। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा और ये प्रोजेक्टाइल का फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट y एक्सिस पे लाई हो रहा है और जो फाइनल पॉइंट है वो ग्राउंड पे लाई हो रहा है या x एक्सिस पे लाई हो रहा है। अब इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो कंडीशन आपको याद होगी कि हम बताते हैं कि ux जो है वो u के बराबर होगा। हम सारी इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को अलोंग x एक्सिस दे रहे हैं, लेकिन हम इस प्रोजेक्टाइल को कोई भी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नहीं दे रहे हैं। सो ux इज इक्वल टू u एंड uy इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल x एक्सिस से तो एक्सेलरेट नहीं होता, बिकॉज ग्रेविटी के हवाले हमने इसको किया, वो ग्रेविटी इसको सिर्फ अलोंग y एक्सिस जो है एक्सेलरेट करेगी। So that's why we write ax is equal to 0 but ay is equal to g। तो ये कंडीशन हम यूज करने जा रहे हैं in order to study time of flight, horizontal range and instantaneous velocity of this horizontal projectile। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। What is time of flight? टाइम ऑफ फ्लाइट हम डिफाइन करते हैं, it is the time taken by the projectile। प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने में, या इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा इस हाइट h से ग्राउंड तक गिरने की तक, या गिरने पे इसको कितना टाइम लगेगा। यहां बोलेंगे व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स पाथ। ये पाथ कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, या ये हवा में कितनी देर रहेगा, हवा में ये कितनी देर रहेगा, उसी को हम बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देते हैं। इसीलिए हम इस टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं दैट इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी। इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देते हैं। तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं, हम लिखते हैं इट इज द टाइम टेकन, इट इज द time taken by the projectile
प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी, अपनी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, वी कॉल दैट एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात आती है तो बिल्कुल सही लगता है हमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि हम ग्राउंड से ऊपर है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल हाइट को अटेन कर रहा है या इसकी हाइट जो है डिक्रीज हो रही है, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। जब मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट की बात करने का मतलब है दैट डिस्टेंस कवर हो रही है ऑन वाई एक्सिस। इसलिए जब भी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो मैं हमेशा वाई एक्सिस का यूज किया करूंगा। आई विल ऑलवेज ट्राई टू यूज वाई एक्सिस, मैं हमेशा वाई एक्सिस का यूज करूंगा जब भी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना चाहूंगा। अब सवाल है वाई एक्सिस को यूज करने का क्या मतलब है। मतलब ये है दैट जब मैं वाई एक्सिस को यूज करूंगा तब मैं इन दोनों पॉइंट्स को, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं वाई एक्सिस पे ही कंसीडर करूंगा। लाइक ये वाला पहले ही वाई एक्सिस पे है, दिस वन इज ऑलरेडी ऑन वाई एक्सिस, इस वाले को मैं ड्रैग करके इधर लाऊंगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा दैट दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। ये तो इसका मतलब ये है कि मैंने वाई एक्सिस को यूज किया इन ऑर्डर टू स्टडी दिस प्रोजेक्टाइल। तो मैं कब वाई एक्सिस को यूज करता हूं, कब मैं बोलूंगा कि मैंने वाई एक्सिस को यूज किया, जब मैं दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा ऑन वाई एक्सिस, यानी कि मैं इनिशियल पॉइंट को भी उसी लाइन पे कंसीडर करूंगा, उसी एक्सिस पे कंसीडर करूंगा, और फाइनल पॉइंट को भी उसी एक्सिस पे कंसीडर करूंगा, दोनों को उसी एक्सिस पे मैं कंसीडर करूंगा। सो देयरफॉर अगर मैं यूज करूं रिलेशन s is equal to ut plus half ad square, मैं इस रिलेशन को along y axis यूज करना चाहता हूं। I want to use this relation along y axis। कैसे? मैं इस s को रिप्लेस करूंगा बाय sy, वो बनेगा u के बदले uy और t अपनी जगह पे t होगा, प्लस हाफ ऑफ a के बदले ay होगा और ये t स्क्वायर होगा। अब एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जब भी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट होगी तभी स्मॉल t ऑब्वियसली कैपिटल T से रिप्लेस होगा, क्योंकि कैपिटल T क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी। जब भी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट होगी मतलब है जब भी मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को कंसीडर करूंगा। देखो अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा तब ट्रेजेक्टरी कंप्लीटेड नहीं है, तब मैं स्मॉल t का यूज करूंगा, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करूं तब भी मैं स्मॉल t का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करूंगा तब ट्रेजेक्टरी कंप्लीट हुई है, तब मैं कैपिटल T का यूज करूंगा। कौन सा टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, ये भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, ये भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, ये भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। इसलिए इस स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस तब किया जाएगा जब आप इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हो। मैं तो इस टाइम दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस करूंगा, तो ये स्मॉल t कैपिटल T से रिप्लेस होगा। uy की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है वो 0 है, ay की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है वो g के बराबर है, तो sy मुझे चाहिए। व्हाट इज sy? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल ने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, तो y एक्सिस पे इतने डिस्टेंस को कवर किया है, ये इतने, कितना बेटा? h। क्यों? आपको दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पे कंसीडर करने हैं, ये ऑलरेडी y एक्सिस पे है, इसको ड्रैग करके आपने इधर लाया तो ये डिस्टेंस कवर्ड है, तो ये sy रिप्लेस होगा h से, ये uy रिप्लेस होगा 0 से, स्मॉल t कैपिटल T से, ay g से रिप्लेस होगा। तो sy के बदले मैं h लिखूंगा, इज इक्वल टू uy के बदले 0 लिखूंगा, स्मॉल t के बदले कैपिटल T लिखूंगा, प्लस हाफ ऑफ ay के बदले g लिखूंगा और स्मॉल t स्क्वायर के बदले कैपिटल T स्क्वायर लिखूंगा। तो मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 0 इंटू t 0 हो गया, तो हाफ gt स्क्वायर मुझे मिलेगा, दिस इज हाफ gt स्क्वायर। मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा और ये g डिवाइड होगा, ये बनेगा 2h by g, 2h upon g
इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो स्क्वायर के बदले मैं रूट यहां पे लूंगा, तो टी जो है मिलेगा मुझे अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की रिलेशन है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो आप देख पा रहे हो दैट इट डिपेंड्स ऑन h, ये h पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना आप ज्यादा हाइट से प्रोजेक्टाइल को ड्रॉप करोगे, ऑब्वियसली वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी ऑब्वियसली उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। सिंपल एग्जांपल ये है कि आप अपने घर के पहले फ्लोर से अगर आप एक स्टोन फेंकोगे तो उसको कम टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, लेकिन अगर आप इसी स्टोन को तीसरे फ्लोर से चौथे फ्लोर से फेंकोगे तब इसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, वो h पे डिपेंड करेगा। g तो कांस्टेंट है, h पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देयर इज नो डिपेंडेंस ऑफ मास, मास की डिपेंडेंस नहीं है। मास की डिपेंडेंस न होने का मतलब ये है अगर आप अपने घर के पहले या दूसरे या तीसरे फ्लोर से, किसी भी फ्लोर से दो चीजों को फेंकोगे, एक तो कागज का छोटा सा टुकड़ा फेंकोगे और दूसरा एक पत्थर फेंकोगे, ठीक है ना? तो आपने क्या किया, आपने इनको सेम हाइट से फेंका, तीसरे फ्लोर की खिड़की से दोनों को फेंका, इसका मतलब h सेम है, g भी सेम है, अर्थ पे दोनों को फेंका, 2 भी ऑब्वियसली सेम है, इसका मतलब इनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। जितना टाइम इस पेपर को ग्राउंड पे आने में लगेगा उतना ही टाइम इस स्टोन को भी, पत्थर को भी ग्राउंड पे आने में लगेगा। लेकिन ये थोड़ा एब्सर्ड दिखता है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पहले स्टोन पहुंचेगा उसके बाद ही पेपर पहुंचेगा। हाँ वो सही है, पहले स्टोन पहुंचेगा उसके बाद ही पेपर पहुंचेगा। फिर ऐसा क्यों कि हमें दिखता है यहाँ पे कि टी सेम होगा? यस, टी सेम भी होगा, लेकिन अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। पेपर को ज्यादा टाइम नीचे आने में क्यों लगता है? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे धक्का मारते हैं और इसमें ज्यादा रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है या इसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है पेपर में एज कंपेयर टू व्हाट्स कॉल्ड द स्टोन। स्टोन में कम ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम है। तो पेपर को ज्यादा टाइम लगता है नीचे आने में, लेकिन स्टोन को कम टाइम लगता है नीचे आने में। लेकिन अगर आप एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करोगे, एयर फ्रिक्शन को बाहर निकालोगे, वैक्यूम बनाओगे, तब जितना टाइम इस पेपर को नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको भी नीचे आने में लगेगा। इसलिए इसका मतलब यह है कि हम प्रोजेक्टाइल्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक एजम्पशन यूज कर रहे हैं दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, कि एयर फ्रिक्शन हमने नेग्लेक्ट की है। तो जो भी हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, जब भी हम प्रोजेक्टाइल्स की इक्वेशंस को यूज करेंगे, तो हमारे पास कुछ एजम्पशंस साथ में होंगे। नंबर 1 एजम्पशन कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन फॉर स्मॉल हाइट्स हम एज्यूम कर सकते हैं दैट इट इज कांस्टेंट। सो पहला एजम्पशन होगा g इज कांस्टेंट। सेकंड एजम्पशन होगा दैट देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। और भी कुछ एजम्पशंस है जैसे कर्वेचर काम नहीं करेगा अर्थ का वगैरह, वो डिस्कशन के लायक यहाँ पे नहीं है। सो देयरफॉर वी आर टेकिंग द assumptions that g is constant, acceleration due to gravity is constant and air friction is neglected, और air friction neglect करते हैं। उस हालत में जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर। तो ये पहला हमने कॉन्सेप्ट निकाला दैट व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसकी रिलेशन क्या है, t is equal to अंडर रूट ऑफ 2h/g। और एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ कि अगर आप h को बढ़ाओगे, अगर आप ज्यादा हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का। व्हाट इज नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज हम डिफाइन करते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? जब मैं बोलूंगा ग्राउंड पे कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
तब आपको समझ आया होगा दैट हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वाई एक्सिस की बात कर रहे थे, अब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। क्या मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, या मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसने कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल की है। और एक चीज आपको और क्लियर हुई होगी दैट अब हमें y एक्सिस को यूज नहीं करना है, हमें x एक्सिस को यूज करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को डिटरमाइन करने के लिए मैं x एक्सिस का यूज करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करने के लिए मैंने y एक्सिस का यूज किया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, it is the maximum distance traveled by the projectile कहां से, along horizontal axis और x axis, horizontal axis पे और x axis पे, इसको हम डिनोट करते हैं r से। This is basically denoted by R, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज को। और यूज कौन से रिलेशन करेंगे, S is equal to ut plus half at square, half at square में S के बजाय sx लिखा जाएगा, u के बजाय ux लिखा जाएगा, t के बजाय t, हाफ a के बजाय ax और t का स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट देखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये स्मॉल t कैपिटल T से रिप्लेस होगा, क्योंकि हम दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करने वाले हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये वाला पहले ही एक्स एक्सिस पे है और इस वाले को ड्रैग करके मैं इधर लाऊंगा, इधर, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग शाबाश एक्स एक्सिस। मैंने कहा हम एक्स एक्सिस को यूज करने वाले हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूं और मैं इसको एक्स एक्सिस पे ला रहा हूं, तो इधर मैंने इसको एक्स एक्सिस पे लाया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। क्या वही हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसको रेंज बोलते हैं ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है इसी को हम हाथ से डिनोट करेंगे, तो ये रेंज है, जो डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा अलोंग एक्स एक्सिस वो ये है, ये, और इसी को हम रेंज बोलेंगे। तो ये Sx अगर आपको याद होगा, Sx क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग व्हिच एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको हम r से डिनोट करेंगे, तो ये Sx r है, ये ux u है, ये t कैपिटल T होगा, स्मॉल t कैपिटल T होगा, ax 0 है, स्मॉल t कैपिटल T होगा। स्मॉल t क्यों कैपिटल T है, क्योंकि हमने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया, पूरी ट्रेजेक्टरी को हमने कंसीडर किया, इसको भी और इसको भी। क्या मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल, ux का वैल्यू u है, स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T होगा, प्लस 1/2 ऑफ ax का वैल्यू 0 है और t स्क्वायर होगा, तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू ut। और ये दूर से ही दिखाई देता है कि जितना u ज्यादा होगा उतना ही r ज्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब जितना आप ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतना रेंज ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जितना आप जोर से फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को उतना वो जमीन पे ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है, तो रेंज बढ़ जाएगा, और जितना आप इसको कम वेलोसिटी दोगे उतना वो जमीन के नजदीक या जमीन पे नजदीक पे गिरेगा और रेंज ऑब्वियसली कम होगा। इसीलिए r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u है। और अगर आप t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h बाय g, तो आपके पास r की रिलेशन मिलेगी u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। मतलब ये r अब दो चीजों पे डिपेंड करने वाला है, u का मैंने दिखाया और h का। अगर आप u को कांस्टेंट रखोगे तब ऑब्वियसली रेंज डिपेंड करेगा हाइट पे। आप कितनी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो विद द सेम वेलोसिटी, आप पहले फ्लोर की खिड़की से भी उसी स्टोन को थ्रो कर रहे हो
दूसरे फ्लोर की खिड़की से भी उसी स्टोन को थ्रो कर रहे हो विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, तब आप पाओगे कि जिसको आपने दूसरे फ्लोर से थ्रो किया वो ज्यादा दूर जाएगा ग्राउंड पे एज कंपेयर टू जिसको आपने पहले फ्लोर से थ्रो किया। ठीक है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू एच पे भी डिपेंड करेगा और यू पे भी डिपेंड करेगा। नाउ इसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है व्हाट्स कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, जो मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूंगा। ठीक है, सो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी विल बी अपलोडेड इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस किया एंड सेकंड वी डिस्कस व्हाट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कहा कि इट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की रिलेशन है t इज इक्वल टू √2h/g, और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो होता है कि ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और x एक्सिस, और उसका वैल्यू होता है r इज इक्वल टू u into t, और r इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय √2h/g। आप मेरी चैनल पे फॉलो ऑन में रहेंगे क्योंकि मैं सारे जो लेक्चर्स है वो अपलोड करूंगा प्रोजेक्टाइल के, इसके बाद मैं वेक्टर्स के अपलोड करूंगा, और उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स वगैरह जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को उसके अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।